नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम गुरुकुल परिवार में की तरफ से आपको डेली करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में डेली दिए जा रहे हैं। उनका अच्छे से एनालिसिस जो ऑप्शन बनाए जाते हैं, ऑप्शन से आपका 6 महीने से ज़्यादा का कम से कम 6 महीने का रिवीजन हुआ जा रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में भेजें। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता है, साथ पढ़ा करें, इसलिए वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक दोस्तों, अगर आपको ओम गुरुकुल एकेडमी में ऑफलाइन बैचेस लेने हैं तो आप ओम चौराहे के पास आकर, ओम चौराहे पे ऑफिस हेड ब्रांच भी है, तो आप वहाँ से ऑफिस में आकर इंक्वायरी भी ले सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला है, वर्ल्ड एथलेटिक्स स्टडी के अनुसार विश्व एथलीट में हुसैन बोल्ट को 2022 में सर्वाधिक नज़र आने वाले एथलीट के रूप में पीछे छोड़ दिया है। बताना है आपको किस एथलीट ने 2022 में जो एक स्टडी की गई है वो किसके ऊपर स्टडी की गई है, सर्वाधिक नज़र आने वाले एथलीट के तौर पे किसने पीछे छोड़ा। ए ऑप्शन लियोनेल मेसी ने, बी ऑप्शन नीरज चोपड़ा ने, सी ऑप्शन लवलीना बोरगोहेन ने, डी ऑप्शन अवनी लेखरा ने। दोस्तों देखो, अभी हाल ही में आप लियोनेल मेसी की बात करें ए ऑप्शन की, तो हाल ही में इनके नेतृत्व में दोस्तों अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा कप अपने नाम किया है। क्या कौन सी बार? तीसरी बार। 36 वर्षों बाद इनको गोल्डन बॉल के से भी सम्मानित किया गया। कि इनके कितने गोल थे? 7। एक गोल्डन बूट और होता है दोस्तों, गोल्डन बूट को एम्बाप्पे जो फ्रांस के, जिन्होंने फीफा विश्व कप के फाइनल मैच में हैट्रिक ली थी। ठीक, वो हैट्रिक करने वाले 1966 के बाद अगर बात करें दोस्तों तो पहले खिलाड़ी थे, लेकिन ऑल ओवर जब से फीफा विश्व कप खेला जा रहा है तब से वो दूसरे खिलाड़ी थे। कौन से? कि फाइनल में हैट्रिक लेने में। और तीसरी बार ऐसा होगा जब अतिरिक्त टाइम में पेनाल्टी शूट के माध्यम से विजेता का निर्णय हुआ। किसमें? 4 पेनाल्टी, वैसे तो 3-3 गोल थे, लेकिन पेनाल्टी शूट में 4-2, मतलब हर अर्जेंटीना के 2 फ्रांस के। इसलिए चर्चे में है, किस लिए है कि इनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप अपने नाम किया। इनको गोल्डन बॉल का एक पुरस्कार भी मिला, इनके 7 गोल थे। ठीक दोस्तों, ये चर्चे में। दूसरा नीरज चोपड़ा, जो देखो नीरज चोपड़ा ने ही 2022 में जो दोस्तों स्टडी हुई है कि सर्वाधिक नज़र आने वाली एथलीट के रूप में कौन से? नीरज चोपड़ा। इन्होंने ही हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। अब नीरज चोपड़ा की बात करें, ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र पदक विजेता, एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। वैसे 7 पदक जीते थे दोस्तों, एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में जीता था? ये जीता था भाला फेंक में। ठीक दोस्तों, भाला फेंक में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिखाया। किसमें? ओलंपिक खेलों में। ठीक है, क्या टोक्यो ओलंपिक में जब हुए थे तब इन्होंने सिर्फ एक, वैसे 7 पदक हैं दोस्तों, लेकिन एकमात्र स्वर्ण पदक है। किनके नाम? वो नीरज चोपड़ा। इनको डायमंड लीग में इन्होंने इसके बाद ये डायमंड लीग का भी खिताब जीत चुके हैं। डायमंड लीग का दोस्तों डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। कौन से? पहले भारतीय हैं, डायमंड लीग के पहले भारतीय हैं। इससे पहले इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? परम विशिष्ट सेवा पदक। आपसे पूछ लिया जाए निम्न से किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में किया गया है, पिछले साल। किसे? नीरज चोपड़ा को। इन्हीं के नाम से 7 अगस्त को दोस्तों भाला फेंक दिवस भी मनाया जा रहा है। कौन सा? कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को कौन सा भाला फेंक दिवस
किनके उपलब्ध, क्योंकि इसी दिन उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था दोस्तों। क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड एथलीट स्टडी के अनुसार किस एथलीट ने उसेन बोल्ट को पछाड़ा दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने पीछे किया। सी ऑप्शन लिखा लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भी बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ये असम के दोस्तों, अगर इनसे बात ये असम सरकारी असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। कहाँ की हैं दोस्तों, ये असम सरकार की जो समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लखेरा, ये दोस्तों इस शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भी कई पदक अपने नाम किए हैं। किसमें, ये राजस्थान से संबंधित। दोस्तों राजस्थान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है, कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, उस योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्या क्या पढ़ा, लियोनेल मेसी के बारे में हमने जाना, नीरज चोपड़ा के बारे में जाना, लवलीना बोरगोहेन के बारे में जाना और अपनी लखेरा के बारे में। देखो एक किसी ना किसी ऑप्शन से हमने इतने फैक्ट बता दिए आपको 10-12 फैक्ट क्लियर हो गए। इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके ऑप्शन पे जरूर ध्यान दिया करिए, उससे रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार कोशिश किया करो। अगर आप कोशिश करने लगे तो धीरे धीरे आपको आने लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर टिक लगा लिया। आप क्या प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, जो ऑफलाइन करते हैं, तो आंसर उसका देकर टिक, भाई जब देते हो तब ठीक है। उसके बाद जब एनालिसिस करते हो तो उसके चारों ऑप्शन पे उससे रिलेट करके उसे एनालिसिस किया करिए दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया दोस्तों। ए ऑप्शन 20 दिसंबर, बी ऑप्शन 2 जुलाई, सी ऑप्शन 8 जून, डी ऑप्शन 7 जून। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को मनाया गया। लेकिन 2 जुलाई की अगर बात करते हैं दोस्तों, 2 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व मस्तिष्क दिवस, क्या सर, 2 जुलाई की बात करते हैं, क्या मनाया जाता है 2 जुलाई को, विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस 2 जुलाई 2022 की बात है। तो इस दिन क्या था, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया। इसकी अगर विषय की बात करी जाए, जो मुख्य विषय था या जिसे थीम बोलते हैं दोस्तों हम लोग, थीम है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, ठीक, ये इसका विषय था। अब आते हैं 8 जून के बारे में। 8 जून के बारे में विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस आपने ये पढ़ा भी होगा और कई पेपरों में ये पूछा भी जा चुका है। 8 जून और 7 जून मतलब विश्व महासागर दिवस। अब विश्व महासागर दिवस के अगर थीम बात कर ली जाए दोस्तों, तो क्या थीम है, रिविटेलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ठीक। देखो 8 जून को क्या मनाया जाए, विश्व महासागर दिवस। अगर थीम की बात कर लें दोस्तों तो रिविटेलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ठीक है। अब बात करते हैं 7 जून। 7 जून को अभी हमने कल ही की वीडियो में दोस्तों बताया है, जब हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहे थे तो इसमें बताया था हमने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। कब सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 7 जून को। अगर इसकी बात की जाए तो सुरक्षित खाद्य, बेहतर स्वास्थ्य, ठीक,
बात क्या करते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो सुरक्षित खाद्य और बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है, किसकी 7 जून को। अब देखते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को। 2 जुलाई तो दोस्तों विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य की बात की गई। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी थीम की बात करें तो रिविटाइलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 8 जून की बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक दिवस, नहीं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आप ये बताओ विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कल बताया था हमने, वैश्विक वाला 11वां संस्करण है, उसमें भारत का स्थान क्या है, आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक। इसमें है कौन सा विषय, सुरक्षित खाद्य और बेहतर स्वास्थ्य। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों, किसकी, स्वदेश योजना। ए ऑप्शन 2014-15, 2013-14, सी ऑप्शन 2015-16, डी ऑप्शन 2016-17। स्वदेश दर्शन की जो शुरुआत की गई थी वो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कब की गई थी, ये की गई थी 2014-15 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी स्थल पर्यटन या पर्यटन स्थल से संबंधित होंगे उनको बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, मतलब पर्यटन के लिए विकास करना, पर्यटन का, जिससे लोग आ सकें, ठीक, घूम सकें उनके जगह पे। इसलिए कब 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में कब की गई, 2014-15 में। अभी हाल ही में इसको स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया संस्करण लॉन्च किया गया है। क्या नाम से, इसी को दोबारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या होगा, स्वदेश दर्शन 2.0 दोस्तों। अभी हाल ही में चर्चित क्यों है दोस्तों, क्योंकि गया और नालंदा को इसी योजना के अंदर चुना गया है। क्योंकि गया और नालंदा के जितने भी पर्यटन स्थल संभव हैं, जितने भी ऐसे स्थान हैं जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, उनको विकसित करना, इसी योजना के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसका विकास होगा। किसका, गया और नालंदा दोस्तों होगा। कहाँ पे, ये बिहार में, इसलिए चर्चा में दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन हो गया। 2014 और 15 कितना पूछा जा सकता है, आपको इतनी पूछा जा, कब शुरुआत हुई 2014-15 में, किस मंत्रालय के अंतर्गत, इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य भी बता दिया, और किन 2 शहरों को चुना गया अभी हाल ही में, गया और नालंदा को, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन भारत सरकार की CSIR, मतलब आपको पिछली भी वीडियो में बता चलिए, इसका फुल फॉर्म होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों इसकी पहली महिला निदेशक या अध्यक्ष के लिए हमने बताया था पिछली वीडियो में, डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी, ठीक है, नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी, लेकिन उन्हें शॉर्ट फॉर्म में एन क्लाई सेल्वी भी कहते हैं। ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी सुनी गई, क्या, एन क्लाई सेल्वी, ठीक। क्या पढ़ा, ए ऑप्शन के संस्था द्वारा देशव्यापी अभियान 1 सप्ताह 1 लैब प्रारंभ करने की घोषणा की गई। दूसरा जो पॉइंट है इसमें दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1992 को की गई। तीसरा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दोस्तों, और लिखा है नीचे उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है। ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन सभी, मतलब तीनों सही है। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या फुल फॉर्म है बता दिया आपको, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी महिला अध्यक्ष जो प्रथम हैं वर्तमान में, उनका भी बता दिया। आप देखते हैं अभी हाल ही में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग मंत्री, विज्ञान और इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग विभाग के जो मंत्री हैं मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि CSIR अपने देश भर में 37 लैबों में एक अभियान चलाएगी। उस अभियान का नाम क्या होगा? वन लैब। ठीक दोस्तों, देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी 17 दिसंबर को 2022 को घोषणा की कि CSIR अपने देश भर में फैले 37 लैबों में 1 वीक 1 लैब एक देशव्यापी अभियान चलाएगी। ठीक दोस्तों, अब इन्होंने क्यों घोषणा की? क्योंकि ये CSIR के उपाध्यक्ष भी हैं। जो भी मंत्री होता है वो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों। इन्होंने घोषणा की। ठीक, अब देखते हैं क्या सही है। तो पहला ऑप्शन ये सही है। क्या लिखा है कि अभियान 1 सप्ताह 1 लैब शुरू किया। और कब से शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों 6 जनवरी 2023 से। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कब से शुरू किया जाएगा? 6 जनवरी 2023 से किया जाएगा। घोषणा कब की? 17 दिसंबर को। किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और किसकी लैब है ये? CSIR की। देश भर में जो 37 लैब है, इसके कितने? 37 लैबों में ये सब अभियान चलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है पॉइंट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1992। ये गलत है दोस्तों। कब हुई थी? ये 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पहला सही है, दूसरा गलत है। अब पढ़ते हैं तीसरा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये भी सही है कि जो CSIR का मुख्यालय है, हेड ऑफिस, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये भी सही है। पूछा क्या है कौन से सही है? तो 1 और 3 सही है। तो मतलब C ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। ठीक, CSIR का उपाध्यक्ष अध्यक्ष कब स्थापना हुई? ठीक, इसने क्यों चर्चा में? इसलिए चर्चा में क्योंकि 6 जनवरी 2023 से 1 सप्ताह 1 लैब देशव्यापी एक अभियान जो चलाएगा। कब से? 6 जनवरी 2023 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार ने, बी ऑप्शन उड़ीसा सरकार ने, सी ऑप्शन कर्नाटक सरकार ने, डी ऑप्शन नन। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, ए ऑप्शन। अब देखो, जुए को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है दोस्तों, वो MP सरकार ने। देखो, मध्य प्रदेश के बारे में 1-2 बातें और दें। यहाँ पे अभी हाल ही में मतलब जनवरी में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर हिंदी में इंजीनियरिंग के और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हुई। किसमें हुई? मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है किसमें? मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला। पूछ लिया जाएगा आपसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है। मैराथन का। ठीक, ऐसे पूछो जाए तो बहुत से क्वेश्चन है। मतलब वैज्ञान अभी कई चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। भोपाल में अभी अप्रवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। कई ऐसे हैं, लेकिन अभी इतना क्या क्या बताया अभी आपको? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स और मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई हिंदी में, और 6वीं जो है राष्ट्रीय महिला मैराथन की है, जो वो भी कहाँ हो रही? मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं बी ऑप्शन उड़ीसा की। तो उड़ीसा में दोस्तों जो उड़ीसा राज्य की बस सेवा है, मतलब रोडवेज जिसे बोलते हैं, बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार मिला। किसे? कि उड़ीसा राज्य की बस को, किसे दोस्तों? उड़ीसा राज्य की बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसमें?
आपसे पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में लोक सेवा बस के मामले में किसे सम्मानित किया? उड़ीसा सरकार को। ठीक, बात करते हैं कर्नाटक में मामले अभी हाल ही में सबसे प्रदर्शन किया है। जो पैक्स के माध्यम से आवेदन होते हैं, पैक्स आवेदनों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निपटारे में सर्वश्रेष्ठ, मतलब पैक्स जो आवेदन होते हैं उनके मामले में जो इन्होंने निपटारा किया, ठीक है, उनमें शीर्ष स्थान हासिल किया किसने? कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन का ऐलान किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन तेलंगाना। तमिलनाडु सरकार ने, देखो तमिलनाडु सरकार ने अभी सभी योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, लेकिन अभी उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का भी शुरू करने वाला पहला राज्य, मतलब पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी और गिद्धों के संरक्षण के लिए भी योजना किसने? तमिलनाडु सरकार ने। और तमिलनाडु के वन विभाग ने हाथियों के भी लिए ऑडिट के लिए भी कार्य शुरू कर दिया है। ठीक दोस्तों, बी ऑप्शन देखते हैं राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान ने दोस्तों एक योजना चलाई, जैसी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जाए, वैसी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक, कहाँ चलाई गई? राजस्थान में। इसमें भी 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। ठीक, आप पूछ लीजिए इंदिरा गांधी पहली बात, राजीव और इंदिरा गांधी या कोई भी गांधी परिवार लग जाए, समझ लेना वो कांग्रेस शासित प्रदेश है। उसमें कांग्रेस कितने राज्यों में शासन है उसमें आप चुन सकते हैं, इसमें तो शायद एक ही में है। ठीक, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक, अब बात करते हैं असम। असम ने हाल ही में एक मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया। मतलब मिशन भूमिपुत्र का मतलब है दोस्तों, भूमिपुत्र की कक्षा 8 तक के छात्रों को जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्राप्त हो, या उन्हें डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो सुविधा उपलब्ध की गई उसे क्या कहते हैं? मिशन भूमिपुत्र। अब तेलंगाना क्यों चर्चे में दोस्तों? अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। इसका इलेक्ट्रिक 3 जो व्हीलर होते हैं दोस्तों, 3 व्हीलर, वो भी इलेक्ट्रिक होते हैं। इनका प्लांट लगाया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। वो भी विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है दोस्तों, याद रखना। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट जो लगाया गया है तेलंगाना में वो विश्व का सबसे बड़ा, इसलिए पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा 3 व्हीलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो तेलंगाना राज्य में। इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट में। आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ 20 दिसंबर 2022 को भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। ए ऑप्शन पुदुचेरी, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन नन। अगर बात की जाए किसकी, इतना याद रखना आप लोग कि आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 किसने जारी किया? क्या पूछा जा सकता है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 किसने जारी किया? तो आप क्या कहना? आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ठीक, किसने? आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ठीक, इतने पूछा जाएगा। और ये पूछा जाए इसमें शीर्ष स्थान सभी श्रेणियों में, इसमें कई श्रेणियां हैं, जितना आपके एग्जाम में आएगा हम उतने ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें सभी श्रेणियों में अगर शीर्ष पूछ लिया जाए तो उसका स्थान बताएंगे पुदुचेरी, फिर पुदुचेरी के बाद लक्षद्वीप, ठीक, उसके बाद गोवा,
ठीक, अगर शीर्ष 3 पूछे, वैसे तो इसमें आप सब एक ही याद रखना कि पुडुचेरी सभी शीर्ष श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अब बात की जाए इसी में सभी श्रेणियों में न्यूनतम स्थान पर झारखंड आता है। क्या आता है? झारखंड सभी श्रेणियों में निम्न स्थान पर। झारखंड के बाद बिहार आएगा। अब बात करें सी ऑप्शन गोवा की, कि बुनियादी आवश्यकताओं में अगर बात की जाए कि सिर्फ जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं जिससे आदमी बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो सुविधाएं, उनमें बात की जाए तो गोवा प्रथम पे है। किसमें? गोवा शीर्ष स्थान पे। बस इतने ही याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन पुडुचेरी। अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह सशस्त्र सीमा बल निगरानी करती है। देखो इसका काम क्या होता है। ए ऑप्शन लिखा है आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने में सहायता करता है। बी ऑप्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी करता है। यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की सुरक्षा करता है। या फिर यह बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा की निगरानी करता है। आपसे दोस्तों पूछ लिया जा सकता है कि बताइए क्या है, कौन सा पूछा है? स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया, कौन सा 59वां। तो इसकी स्थापना दिवस स्थापना कब किया गया? बात करते हैं किसके? स्थापना दिवस की। तो सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 20 दिसंबर 1963 को की गई। कब की गई? 20 दिसंबर 1963। और किसकी रक्षा करता है दोस्तों? यह बल नेपाल और भूटान से लगी भूटान से लगी सीमाओं की निगरानी करता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लेकिन दोस्तों अगर बात आपसे की जाए कि जो पहला दिया गया है कि आंतरिक सुरक्षा और उपग्रह उग्रवाद की निपटने में सहायता करता है, वो कौन से करता है दोस्तों? वो करता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात पूछ ली जाए दोस्तों, इसकी क्या पूछी जाए? इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CRPF कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1949 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, कब हुई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कब हुई? 1949 में। ये क्या करता है? ये आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने के लिए काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की दोस्तों। बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर देखो ये है सशस्त्र सीमा बल, वो होता है सीमा सुरक्षा बल। क्या होता है? जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमा सुरक्षा बल को बोलते हैं BSF। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? इसकी दोस्तों 1965 में। कब हुई दोस्तों? 1965 में। ठीक, ये क्या करता है? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी करता है। क्या? सीमा सुरक्षा बल। इसके जो फुल शॉर्ट फॉर्म क्या थे? BSF। कब स्थापना हुई? 1965 में। अब सी ऑप्शन देखा जाए, ये महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों या सार्वजनिक क्षेत्रों की जो रक्षा करता है दोस्तों, कौन करता है? ये करता है दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे दोस्तों CISF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CISF। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1969 को। कब हुई दोस्तों? 1 दिसंबर 1969 को। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ए ऑप्शन, तो इसका क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। आंतरिक सुरक्षा उग्रवाद निपटने की सहायता कौन करता है? दूसरों। ठीक है, बी ऑप्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF बोलते हैं, और इसकी CRPF। ठीक, स्थापना कब बताएगी? 1949 में। ठीक दोस्तों, आपने तीनों देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूछा जा सकता है आपकी निम्न में से बीएसएफ का क्या कार्य है, कब स्थापना हो, या सीआईएसएफ का क्या कार्य है, कब स्थापना हो, या सीआरपीएफ का क्या कार्य है, या फिर ये सशस्त्र सीमा बल इसका क्या कार्य है। इसे स्थापना कौन सी 59 कब स्थापना हुई 1963। इसका कार्य क्या है, ये नेपाल और भूटान की सीमा की निगरानी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन दोस्तों अगरतला त्रिपुरा, बी ऑप्शन सूरत गुजरात, सी ऑप्शन शिमला हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन गुवाहाटी असम। देखो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अगरतला त्रिपुरा में कहाँ पे, त्रिपुरा की राजधानी जो कहाँ है अगरतला में, लगभग 34,000 करोड़ रुपए लागत के प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण योजना के अंतर्गत 2 लाख घरों में प्रवेश के लिए 2 लाख घर सौंपे। उसका क्या नाम दिया गया, गृह प्रवेश कार्यक्रम दिया गया। कितने, लगभग 2 लाख, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी भी है और ग्रामीण भी है, लगभग 34,000 करोड़ रुपए की लागत के। ठीक, इसको क्या बोलो, कहाँ पे सौंपे हैं, अगरतला त्रिपुरा में। इसी को क्या कहा गया, गृह प्रवेश कार्यक्रम। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। ठीक, शहरी जून 2015 में शुरू हुई थी और ग्रामीण 2016 में। एक का लक्ष्य 2024 दिसंबर है, एक का लक्ष्य 2024 मार्च में है। ठीक दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं सूरत गुजरात, बी ऑप्शन। सूरत गुजरात में क्या हुआ, अभी हाल ही में राजभाषा सम्मेलन किया गया। ठीक, किसे, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा कब किया गया, ये किया गया दोस्तों लमसम सितंबर के महीने में। कब, राजभाषा शिखर सम्मेलन किसके, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा किए गए दोस्तों। शिमला हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। ठीक, ये कब किया गया, ये जून महीने में किया गया। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दोस्तों। अब गुवाहाटी असम में क्या कौन सा किया गया दोस्तों, गुवाहाटी असम की बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट का 9वां सम्मेलन, जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का है दोस्तों, उसका 9वां सम्मेलन कहाँ किया गया, गुवाहाटी असम में। इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन किए 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन, हाल ही में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में सौंप दिया गया। बी ऑप्शन, इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा था। या सी ऑप्शन है, पहली पनडुब्बी INS खंडेरी को कमीशन किया गया। डी ऑप्शन है नन। दोस्तों आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में भी गड़बड़ लग रही होगी। देखो दोस्तों, बात करते हैं प्रोजेक्ट 70। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। कितने पनडुब्बियाँ, ये पनडुब्बियाँ बहुत हाई लेवल, मतलब परमाणु से भी लैस है, मतलब हर तरीके से हैं। इनको समुद्री परीक्षण या बहुत सेंसर जो आधुनिक तकनीक से है उससे युक्त ये पनडुब्बियाँ हैं। ठीक, अभी तक लगभग इसके जो अभी की गई है शामिल, उसके शायद 15 नॉर्मल है और एक परमाणु पनडुब्बी भी भारत में प्रचलित है। ठीक, कितनी है, 15 लगभग है अभी तक, 15 सामान्य, एक परमाणु पनडुब्बी भी है। ठीक, अभी ये ऑप्शन बात करें बात यह है कि हाल ही में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को समुद्री परीक्षण में पूरा करने के लिए बाद नौसेना, ये बात सही है। कौन नाम से पूछा जाएगा, वागीर का संबंध किससे, ऐसे क्वेश्चन आता है, पूरा नहीं आएगा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए। वागीर का संबंध किससा है, तो आ जाएगा युद्धपोत है, पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, कही गए। तो ये एक
पनडुब्बी है, ठीक है, आधुनिक है। ये कौन सी है? ये 5वीं पनडुब्बी है। जो 6 पनडुब्बी ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जाए? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये 5वीं है। पहली पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों? पहली पनडुब्बी कलवरी नाम से है, ठीक। कलवरी के बाद दूसरी पनडुब्बी खंडेरी नाम से है। किसके नाम से? खंडेरी नाम से है। और तीसरी पनडुब्बी की बात करें तो करंज नाम से है। और चौथी पनडुब्बी की बात करें तो वेला नाम से है, ठीक। और 5वीं पनडुब्बी की बात करें तो दोस्तों तो वागीर नाम से है। इनके पहले सबसे पहले INS लगा लेना, ठीक है। INS वागीर, INS वेला, INS करंज, इसी क्रम में है। सबसे पहले कौन सी है? कलवरी, ठीक है, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर। ये कौन से? अभी हाल ही में ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ये वागीर जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी, इसने जो अपने परीक्षण किए गए हैं अब तक की जितनी भी पनडुब्बी हैं सबसे कम समय लिया अपने परीक्षण के दौरान, ठीक। सभी में, ठीक, सभी ज़्यादा लिया। तो अब तो क्या पहला क्वेश्चन सही है, इतना याद रखना है। कौन क्रम की है ये वागीर? 5वीं पनडुब्बी है, ठीक। दूसरा है इन पनडुब्बियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाए? पूछ लिया जाएगा तो किसके द्वारा? मैसर्स नेवल ग्रुप। सिर्फ इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है किस देश के सहयोग से हो रहा है दोस्तों? तो फ्रांस के सहयोग से, ठीक। क्या लिखा? फ्रांस के सहयोग से। और किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में, ठीक। ये भी दोस्तों सही है। अब सी देखते हैं। पहली पनडुब्बी INS खंडेरी को हमेशा, ये गलत है दोस्तों। हमने पहली पनडुब्बी का नाम क्या बताया? कलवरी बताया। INS खंडेरी को क्या बताया? दूसरी पनडुब्बी बताया, ठीक दोस्तों। क्या बताया? ये INS खंडेरी है, ये दूसरी पनडुब्बी है, पहली कलवरी है, ठीक। तो क्या आंसर? सी आंसर हो गया। और सब पूछा क्या गया? असत्य कथन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और डी नन, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है? 6 पनडुब्बी। अभी हाल में जो निर्माण की गई, सौंपी गई है मतलब भारतीय नौसेना को, तो वो 5वें क्रम की है, वागीर नाम है, ठीक है। पहली कलवरी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला और 5वीं वागीर, ठीक। फ्रांस के सहयोग से इन सब का निर्माण किया जा रहा है। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाल ही में युवा उद्यमियों को यूथ को लैब इंडिया के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? फर्स्ट, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी फिफ्थ दोस्तों। क्या यूथ को लैब पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण है? ये दोस्तों 5वां संस्करण है। इसमें इसके माध्यम से युवाओं को इन्वेंशन, उनके वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, इनका मुख्य विषय 5 क्षेत्रों पर क्या करना है। लेकिन इतना लंबा नहीं बताएंगे, हमें क्या देखना है कि यूथ को लैब इंडिया कौन सा संस्करण अभी आयोजन किया जा रहा है? 5वां संस्करण किया गया है। किसके माध्यम से किया गया है? ये दोस्तों याद रखना, ये किया गया है अटल इनोवेशन के साथ प्लस नीति आयोग प्लस UNDP, ठीक, प्लस सिटी फाउंडेशन, ठीक। किसके सहयोग से? ये 5वां संस्करण है, ये अटल इनोवेशन के है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि यूथ को लैब इंडिया जो संस्करण है कौन सा है? 5वां, इसे किसके माध्यम से? तो आपको नीति आयोग, आपको बहुत ही याद रहे, नीति आयोग किसकी जगह पे लॉन्च किया गया? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, ठीक दोस्तों। देखो इसके तहत युवाओं को वैज्ञानिक या खोज इन्वेंशन के तौर पर शामिल करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उसे इनको मुख्य वो 5 विषयों में है, लेकिन वो फिर कभी बताएंगे। अभी कितना है? 5वां संस्करण है, इतना कितने जारी किया? इतनी है, तो इसका आंसर डी। आज थोड़ी दोस्तों तबीयत भी डाउन थी, थोड़ी क्या फीवर में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी लोगों की कोशिश है कि आपको बेहतर
कंटेंट यहीं पे उपलब्ध कराया जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। और इस समय महामारी का दौर फिर शुरू सुनाई दे रहा है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।